वेलकम टू ऐसे सादा क्विज सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रमजा कुमार आज आप लोगों के बीच क्लास 10 क्योंकि आप जान रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि 2024 का न्यू बैच 2024 का जो आपने एग्जाम दिया डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका 2025 के लिए न्यू बैच स्टार्ट हुआ। अब न्यू बैच स्टार्ट हुआ लेकिन पढ़े ना, ऐसा हो सकता है देश में, तो उसी अंदाज के जिस तरह से हमने 2024 का बैच का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है और ये आपका 2025 का न्यू वीडियो है जो प्ले लिस्ट में आपको देखने के लिए सारा लेसन का मिल जाएगा। तो क्लास 10 बायोलॉजी लेसन 1 हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम एवं पोषण। ये लेसन अगर आप पढ़ते हैं तो करीब इंपॉर्टेंट फैक्ट से आपका जो तथ्य है वे बनने की संभावनाएं हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है सारा नोट्स, इसके बाद एक भी चीज अदर चीज लिखने की जरूरत नहीं होगी, एक भी चीज लिखने की जरूरत आपको नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम आखिर होता क्या है? तो लिखा गया है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। सर अनुरक्षण मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी जीव जीवित रहने के लिए, खाना खाने के लिए कोई चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई ना कोई चीज चाहिए ना उसको। तो उसी तरह से वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, जिससे जीव जैसे खाने के लिए उसको क्या क्या सामग्री चाहिए, रहने के लिए क्या आवास चाहिए, तो वे सारी सुविधाओं को कि हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जीवों में हम लोग भी जीव में आ जाते हैं। हमें खाने के लिए रोटी चावल चाहिए ना, और रक्षण करने के लिए उसको देखभाल करने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए, तो वही सारी प्रक्रिया को हम जैव प्रक्रम क्या कहते हैं? तो याद रहेगा एग्जाम में अगर पूछेगा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं तो बोल दीजिएगा ना, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। चलिए सेकेंड आपका जो क्वेश्चन है इसमें बनता है पोषण किसे कहते हैं? आखिर पोषण होता क्या है? तो बोलिएगा वैसी विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। वैसी विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उसे हम लोग पोषण कहते हैं। जैसे बात मान लीजिए कि हम अपने जीवन में डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग जाते हैं कि बाद हमारे खेत में चावल गेहूं उपजाते हैं, तो उसको हम कहीं ना कहीं अपने घर में ग्रहण करते हैं, जमा करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि अब एक दिन आज खेत में उपजाएं और दूसरा दिन सब खा गए, तो उसको लिए फ्यूचर के लिए रखते ना है, अपने लिए एक साल के लिए तो अनाज रखते हैं। तो वही क्या करता है कि वैसी विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, यानी जो चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीज उसके लिए महत्वपूर्ण है, वह चीज को ग्रहण कर लेता है, उसी को हम पोषण, उसी को हम क्या करते हैं? पोषण। खाने के लिए कोई चीज चाहिए ना जी, हमें रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए, चावल चाहिए ना, तो वह मेरा पोषण, वह मेरा क्या हो गया? पोषण हो गया ना। तो जो भी चीज इंपॉर्टेंट है, हमें सुबह उठने के लिए, ब्रश करने के लिए कॉलगेट चाहिए था, कॉलगेट बना पोषण। जो चीज चाहिए, जो चीज आपको इंपॉर्टेंट है उसे क्या कहेंगे? पोषण। क्लियर है स्टूडेंट? तो वैसी विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे चलते आते हैं, आगे बात करते हैं आपका। देखिए आगे क्या क्वेश्चन आगे है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिएगा पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तब पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला है स्वापोषण और दूसरा है परपोषण। पहला है डियर स्टूडेंट स्वापोषण और दूसरा है परपोषण। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले सवाल आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वापोषण, दूसरा परपोषण। याद रहेगा ना? हाँ, आपकी तैयारी एकदम बेस्ट होनी चाहिए, कहीं दिक्कत ना हो। तो पहला क्वेश्चन है कि स्वापोषण किसे कहते हैं आखिर? तो वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए ना जीवों पर, एक दूसरे जीवों पर, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य यानी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, उसे स्वापोषण। अन्य होगा विद्यार्थी,
अन्य, अन्य मतलब दूसरे, याद रखिएगा। वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहता है, जैसे वह अपना भोजन खुद बनावे। जैसे बाय ऐसा कोई चीज है कि ऐसा दूसरा पर निर्भर है, जैसे बाय मान लीजिए कि आप लोग छोटे अभी 10 क्लास के 11 क्लास के हैं, तो आप लोग बताओ हमें कि आप लोग अपने से अभी पैसा तो कमा नहीं रहा है, तो आप लोग अपने माता पिता भाई, बड़े भाई होंगे, बहन, जो आप लोग पॉकेट खर्चा देते हो उसी पर निर्भर रहता है। तो उसी तरह से हम लोग भोजन के लिए देखिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। बाय मान लीजिए हम लोग खेतों से भोजन करते हैं, चावल हो गया, गेहूँ, तो दूसरे पर निर्भर रहते हैं हम लोग भी। हम लोग कहीं मुर्गा मार खा गए, शाकाहारी मांसाहारी में जितने भी जीव हैं, मुर्गा मार गया, बत्तख खा गया, ये खा गया, वो खाए कि नहीं खाए, तो हम लोग दूसरे पर निर्भर रहते हैं। लेकिन ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं करता है, जो दूसरे को नहीं मारता है, उसे हम स्वपोषी। स्वपोषी में जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वे सारे स्वपोषी हों। जितने भी हरे पेड़, अगर स्वपोषी में अगर बोला जाए तो याद होगा स्वपोषी, याद रखिएगा जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे को हम क्या कहेंगे? स्वपोषी। याद रखिएगा वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता, या बोल सकते हैं कि वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाता है उसे हम स्वपोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं कि वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं या स्वपोषण कहते हैं। एक बात याद रखिएगा कि स्वपोषण को याद रखिएगा ऑटोट्रोफ्स भी कहते हैं। स्वपोषण को ऑटोट्रोफ्स भी कहा जाता है, इंग्लिश में हम बोलते हैं स्वपोषण को ऑटोट्रोफ्स भी हम लोग कह सकते हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट में, आगे क्या होता है? वैसे जीव जो अपना भोजन बनाते हैं उसको हम क्या नहीं या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम स्वपोषण करते हैं। लेकिन अगर परपोषण की बात अगर बोल दे आपसे तो बोलिएगा वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है उसे हम लोग परपोषण करते हैं। वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, जो अपना भोजन खुद बनाता है दूसरे पर निर्भर ना रहते तो उसको बोलते हैं स्वपोषण। क्या बोलते हैं? स्वपोषण। और वैसे जीव जो अपना भोजन खुद, याद रखिएगा, खुद नहीं बनाता है तो या उसे स्वपोषण, और खुद बनाता है उस स्वपोषण। और जो याद रखिएगा वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहता है तो उसको बोलते हैं स्वपोषण, और निर्भर रहता है उसको बोलते हैं परपोषण। क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट परपोषण। याद रहेगा ना? तब परपोषण और स्वपोषण में यही अंतर कि हम अपना भोजन खुद बनावेंगे स्वपोषण हो गया, और अपना भोजन खुद नहीं बनाएंगे तब परपोषण। याद रहेगा? तो याद रखिएगा परपोषण को एपोट्रोफ्स कहते हैं। परपोषण नहीं सर, परपोषण में क्या हो गया था? हम लोग भी परपोषण में आते हैं। मेढक हो गए, शेर हो गए, जिराफ हो गए, हाथी हो गए, जितने भी जीव हैं वो सब परपोषण है। हम भी परपोषण है, आप भी परपोषण, मनुष्य सारे परपोषण, क्योंकि मनुष्य दूसरे पर निर्भर रहता है। याद रखिएगा परपोषण जो होते विद्यार्थी वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर, जैसे शेर हो गए, तो शेर दूसरे जीव को मार के खा रहा है, तो कहीं दूसरा जीव रह भी नहीं कैसे खाएगा बताइए? तो अपना पर तो निर्भर नहीं है, दूसरे पर ही निर्भर होता है। आगे क्या कहता है कि याद रखिएगा कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा कि परपोषण 3 प्रकार के होता है। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, और तीसरा प्राणी संपोषण। याद रखिएगा आपसे पूछेंगे कि बताइए जो परपोषण है स्वपोषण प्रकार के नहीं होते, परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संजीवी। याद रहेगा स्टूडेंट? कमेंट करो कि सर हमें याद रहेगा, सर हम पढ़ चुके हैं मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। याद रहेगा? तो हम लोग अब एक दोनों तीनों का हम लोग डिफिनेशन देखने वाले हैं। चलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं स्टूडेंट, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टूडेंट, तो आइए आगे हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला आपका है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए मृत जंतुओं और पौधे से अपना भोजन अवशोषित करता है। यानी बोल सकते हैं कि वैसे जीव जो मृत जंतुओं से, कभी आप लोग ऐसा देखा है
कि अगर रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई बाय द मान कुत्ता हो गया, छोटे जीव जो हो गए, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, तो ये सब जीव आप लोग अचानक देखे भी होंगे कि कहीं कहीं रोड पर एक्सीडेंट में कारण मर जाता है। तब मरने के उपरांत देखिएगा उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गए, कवक हो गए, उसमें छोटे छोटे जीव क्या करते हैं, उसको भी घर बनाते, घर में खाते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं एक जीव के मरने के बाद दूसरा जीव तो उसका भोजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसी बोलेंगे। या कभी आपको पौधे में भी देखे होंगे फ्रेंड कि पौधे में देखिएगा कि जो भी पौधा सड़ गल गया तो उसमें देखिए छोटे छोटे बहुत सारे पिल्लू लगा रहेगा, रहता है कि नहीं रहता है, बहुत सारे छोटे छोटे कवक रहते हैं। तो वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं और पौधे से अपना भोजन अवशेषित करता है, अवशोषित करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग मृत जीवी पोषण क्या कहेंगे, स्टूडेंट याद रहेगा। तो आप लोग बोलेगा कि मृत जीवी पोषण किसे कहेंगे, तो वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं से प्राप्त करते हैं। सटीक बोलो कि वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं से प्राप्त करते हैं। मरे गए शेर, अगर कोई चीज मरा हुआ है, शेर अगर मरा हुआ है तो उसको भी तो कोई खा रहा है। शेर के कल खा रहा था, शेर खा रहा था बिल्ली के बाय द मान या कुत्ता के, लेकिन बाय द मान कि अगर शेरे मरेगा तो कुत्ता ना खा है। तो मृत जंतुओं से वैसे जो भोजन करता है उसे हम लोग मृत जीवी पोषण करते हैं। याद रहेगा, जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब क्या हो गया, मृत जीवी पोषण। याद रहेगा। अब याद रखिए मृत जीवी को सेफ्रोफाइटस भी कहते हैं। मृत जीवी का दूसरा नाम क्या कहते हैं, सेफ्रोफाइटस भी लोग कहते हैं। हम लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसको, कोई दिक्कत ना हो। हम लोग आगे पढ़ेंगे परजीवी पोषण कैसे करते हैं। जो परजीवी पोषण होते हैं उसे हम किसे कहते हैं, तो वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे प्राणियों के संपर्क में आकर प्राप्त करते हैं उसे परजीवी पोषण क्या कहेंगे फ्रेंड, कि वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे प्राणियों के संपर्क में आकर प्राप्त करते हैं। जैसे बाय द मान लीजिए कि हम लोग के संपर्क में भोजन करते हैं कि नहीं, जैसे बाय द मान लीजिए कि अगर आप लोग देखे होंगे हम लोग के मक्खी जो हो गए, मक्खी हम लोग भोजन करते हैं तो उसी से भोजन प्राप्त कर लेता है। और आप लोग मच्छर भी देखे होंगे, नहीं तो मच्छर भी देखिए कि कहीं ना कहीं हम लोग ही से प्राप्त कर लेते हैं। आया बैठा एक लोग मार लिए तो मर गए, लेकिन हम लोग से प्राप्त कर लेते हैं। याद रखिएगा क्या बोलेंगे कि वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे प्राणियों के संपर्क में आकर प्राप्त करते हैं उसे परजीवी पोषण, उसे कौन पोषण करते हैं, परजीवी पोषण करते हैं। जैसे अमरबीन हो गया, याद रखिए गोलकृमि हो गया, वर्म हो गया, ये सब ऐसे जीव हैं जो दूसरे प्राणी, हम मलेरिया भी हम पोष सकते हैं। मलेरिया कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मलेरिया मच्छर ये सब पोष सकते हैं, हाँ पोष सकते हैं, क्योंकि ये भी तो दूसरे जीवों के संपर्क में अब भोजन कर रहा है, तो उसको भी हम बोल सकते हैं। याद रखिए परजीवी पोषण में उसको भी हम रख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे प्राणी संपोषण। याद रखिएगा प्राणी संपोषण में बात करें कि प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, तो वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा प्राप्त करता है या ग्रहण करता है, उसको हम लोग प्राणी संपोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्राणी संपोषण। याद रहेगा ना कि वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा क्या करता है, प्राप्त करता है, उसे हम लोग प्राणी संपोषण करते हैं। जैसे जिस तरह से जंतु भोजन करता है उस तरह से अगर हम लोग भी रह के उसी तरह से अगर हम लोग भी भोजन करते कि नहीं करते, तो उसी तरह से हम लोग बोलेंगे प्राणी संपोषण। जैसे अमीबा हो गया, मेढक हो गया, मनुष्य हो गया, भोजन जैसे करता है ठोस या तरल रूप में, उसे हम लोग भोजन करते हैं ना ठोस या तरल रूप में, उसे हम प्राणी संपोषण करते हैं। जैसे बोलेगा अमीबा बोलेगा, मेढक बोलेगा, मनुष्य, ये सब क्या हो गया, प्राणी संपोषण हो गया। अब आगे बात करते हैं कि पोषण के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा गया। ऐसा आपने बताया सर कि पौधे भी होते हैं स्वपोषी होते हैं, लेकिन जानते हैं रीजन क्या रहती है, सब पौधे स्वपोषी नहीं होते, ठीक है, वो ऐसे भी कुछ पौधे जो परपोषी भी होते हैं या जीव पोषी होते हैं, उसको देखते हैं पढ़ते हैं। तब पोषण के आधार पर पौधों को दो भागों में बांटा गया। याद है ना कि पोषण के आधार पर पौधों के दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया पृथ्वी पौधे और दूसरा बांटा गया है परजीवी। याद रहेगा नहीं सर, परजीवी पौधा भी होता है, पृथ्वी पौधा होता है। हाँ बाबू, पोषण के आधार पर पौधे के दो भागों में बांटा गया है, पृथ्वी पौधे और परजीवी पौधे।
अब हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से, दोनों का डिफिनेशन देखेंगे कि वृद्धजीवी पौधे किसे कहेंगे और परजीवी पौधे किसे कहेंगे। अब ध्यान समझिएगा। तो लिखा हुआ क्या है कि वृद्धजीवी पौधे किसे कहते हैं, तो वैसे पौधे जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं। याद रखिए कि वैसे पौधे जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, यानी जो चीज सड़ गया उसी में अपना भोजन प्राप्त करें, तो उसी को क्या बोलेंगे। जैसे गोबर छत्ता आप कभी देखे हैं, गांव के कितने स्टूडेंट आप लोग कहाँ से कमेंट एक बार करिएगा। जब आप लोग गांव में देखे होंगे कि आप लोग कभी गांज देखा है, ऐसे गांज रहता है, ऐसे गांज ऐसे वायरल वाले ऐसे छाया गांज रहता है, ऐसे गांज रहता है। तो देख गंजिया को उठाइएगा, नवलिया को उठाइएगा, तो वहाँ पे देखिएगा कि एक तरह से वायरल मान लीजिए कि यानी छत्ता टाइप के ऐसे गोबर छत्ता ऐसे करके, यानी उजरा यहाँ पे उजरा रहता है, और यहाँ देखिएगा कि गोबर छत्ता आपको निकल नहीं। तो गंदगी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा होता है, इसमें गंदगी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा होता है। तो यानी गोबर जो छत्ता हुआ मृतजीवी पौधे, वैसे पौधे जो अपना भोजन क्या बताती सड़े गले पदार्थों से, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग याद रखिएगा मृतजीवी पौधे कहते हैं। याद रहेगा ना, जैसे गोबर छत्ता हो गया, ये सब जितने भी पौधे हो गए वे मरे गए, सड़ गए, जो चीज सड़ा हुआ गोबर छत्ता के देखिएगा तो कभी भी फ्रेश जगह पर नहीं होंगे, जहाँ पर सड़ गया है, सड़ा हुआ है, ये सभी स्थानों पर याद रखिएगा कि प्राप्त हो। आगे बात करते हैं परजीवी पौधे, वैसे पौधे जो अपना पोषण के लिए, यानी पोषण के लिए या भोजन के लिए हो सकते हैं, पोषण के लिए दूसरे पर आधारित है। वैसे पौधे जो अपना पोषण मतलब भोजन के लिए दूसरे पर आधारित, अपना कभी भी भोजन न करें। जैसे यार अमरवेल जो लगता है, आप लोग कभी देखिएगा कि दूसरे संपर्क में कभी अमरवेल देखे जाती है, कभी आप लोग देखिएगा वायदा मान लीजिए कि अगर वायदा मान लीजिए ज्यादा अमरवेल कहाँ दिखाई देगा, आपको बताते हैं। अमरवेल जैसे वायदा मान लीजिए कि अगर कहीं आप लोग स्कूल पढ़ने जाते होंगे तब बैर के पेड़ देखें, बैर के पेड़, तब बैर के पेड़ जब पीला बैरिया के पेड़ में बड़ी बड़ी फैलल रहेगा, पीला बहुत सारा फैला हुआ रहेगा, तब फैला हुआ रहेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे अमरवेल। पीला ना, तब पूरा जो पेड़ को बढ़ने नहीं देता, उसी से अपना भोजन चूस लेता है, उसी से अपना भोजन चूस लेता है। जैसे वायदा मान लीजिए कि हम काम कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, और बीवी साहब पैसा चूस ले नहीं, तो ये कहता है कि अमरवेल वही काम करता है, दूसरे से हम पूरा चूस लेता है। तो याद रखिएगा कि परजीवी पौधे किसे कहते हैं, वैसे पौधे जो अपना भोजन के लिए, पोषण के लिए दूसरे पर आधारित होते हैं, उसे परजीवी पौधे कहते हैं। याद है ना, जैसे अमरवेल। आगे हम लोग बात करेंगे, चलिए आगे आते हैं प्रकाश संश्लेषण। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण जो है कि प्रकाश संश्लेषण हम लोग किसे कहते हैं। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो जिन प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे जो है अपना भोजन तैयार करते हैं, पौधे भी तो कुछ ना कुछ बनाए ना भोजन जी, हम लोग जैसे जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं, वैसे ही पौधे भी जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं। तो याद रखिएगा कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है, उस मूलभूत प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। याद रहेगा। आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि बहुत बार क्वेश्चन होता है कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। यानी कि आप बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समीकरण के द्वारा कैसे निरूपित करेंगे। तो यहाँ तक ध्यान से देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 6H2O लेंगे, 6CO2 लेंगे, और जल की मात्रा 12H2O लेंगे। और हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, तो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब हम करते हैं तो हमें ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन और क्या कहते हैं जल। तो जल जो है वह वाष्प, यानी जल जड़ के द्वारा वाष्प बन के उड़ जाता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन भी वायुमंडल में छोड़ता है, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये पौधे जो हो गए, तो समीकरण बोलेंगे 6CO2 + 12H2O सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या चीज का निर्माण करता है, तो ग्लूकोज। C6H12O से क्या का सूत्र बनता है सर, तो ग्लूकोज का सूत्र, ग्लूकोज।
ग्लूकोज बोलते हैं, जैसे ग्लूकोज पढ़ते हैं लेकिन ग्लूकोज बोलोगे, ठीक है। और कार्बन यानी ऑक्सीजन और जल का तो बहुत बारी क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समीकरण के द्वारा कैसे निरूपित कर सकते हैं। तो याद रखिएगा 6CO2 12H2O सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस CO2 प्लस H2, याद है ना 6H2O का निर्माण होता है। इसको आप ध्यान में चलिए आगे हम बात करते हैं कि बहुत बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ कौन-कौन से, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ कौन-कौन से हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 पदार्थ को बहुत उपस्थित होना बहुत जरूरी, 4 पदार्थ चाहिए। पहला याद रखिएगा वर्णहरित या क्लोरोफिल याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या जल और शुष्क। अगर पौधे भोजन बनाएगा तो कितनी चीज की चाहिए, 4 की चाहिए। क्या क्या चाहिए स्टूडेंट, याद रखिएगा वर्णहरित या क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य के प्रकाश चाहिए। इतना अगर चीज चाहिए तो आप समझ जाइए कि आपको से बन जाएगा, और नहीं तो बनने वाला नहीं। हमसे क्या बनेगा सर, प्रकाश अगर पौधे भोजन बनाएंगे तो उसके पास वर्णहरित या क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बोलेंगे, जल होना चाहिए H2O होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश होना चाहिए, तब उसको अपना भोजन बनाएगा। याद है ना। चलते हैं आगे हम बात करेंगे अमीबा। बहुत बार क्वेश्चन किया, बहुत बार अमीबा से क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा है कि अमीबा किसे कहेंगे। तो अमीबा एक सरल प्राणी संपोषीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है स्टूडेंट, अमीबा का एक बात याद रखिए, अमीबा का भी आकार नहीं होता है, अमीबा अपना विखंडन खुद कर लेता है। याद रखिएगा अमीबा एक सरल प्राणी संपोषीय जीव है, यह मृदु जलीय एक कोशिकीय अनिश्चित आकार का, इसका आकार होता नहीं, अनिश्चित आकार का प्राणी है। याद रखिएगा कि अमीबा को बोलेगा कि अमीबा एक सरल समप्राणी जीव है, यह मृदुजलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का होता है। यानी इससे कई प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं कि अमीबा का आकार कैसा होता है, तो अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। अमीबा कैसा प्राणी है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी यानी सरल प्राणी संपोषी प्राणी है। याद रखिए यहाँ देखिए कुछ तथ्य इसमें हम लिखे हैं कि अमीबा में क्या है कि अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायरम तथा मृत कार्बनिक पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि से है। याद रखिएगा कि भोजन का अमीबा का भोजन शैवाल के रूप में, छोटे छोटे बैक्टीरिया के रूप में, डायरम के रूप में, मृत कोशिकाएं के रूप में, ये सारे चीज के रूप में होता है। अब आपका क्या है कि अमीबा में पोषण जो है अंतःग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होते हैं। अमीबा का जो पोषण है वह किसके द्वारा पूर्ण होते हैं, तो याद रखिएगा कि अमीबा में पोषण अंतःग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होती हैं। याद है स्टूडेंट। तो ये आपको इम्पोर्टेंट चीज होने वाला है कि अमीबा में पोषण जो है कैसे होता है, तो अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होते। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि अब क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा अब क्या है, देखिए आगे है आहार नाल विधि। आहार नाल क्या है, तब मनुष्य तथा सभी उस श्रेणी के जंतु, मनुष्य तथा सभी, हम लोग ही नहीं बल्कि सभी उस श्रेणी, शेर हो गए, पाले हाथी हो गए, जितने भी श्रेणी उस श्रेणी के जंतु हैं, भोजन के पाचन के लिए एक विशेषण, हम लोग भोजन के पाचन के लिए हम लोग करेंगे, एक भोजन खाएंगे ना तो पाचन के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए ठीक। तो भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जिसे आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, आहार नाल कहते हैं।
याद रखिएगा, मनुष्य तथा सभी उस श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए क्या होते हैं, विशेष अंग होते हैं जिसे आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आहार नाल कहते हैं। याद है दोस्तों कि मनुष्य के भोजन के लिए, मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी उस श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होते हैं जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे आहार नाल कहते हैं। याद है दोस्तों, सर आहार नाल कैसे कहाँ पे आता सर, तो भोजन करता ना है, तो भोजन करता है तो यहाँ से भोजन किया, तो भोजन तो आत के द्वारा जो पूरा है ना, आहार नाम में है। जैसे बात मान लीजिए कि यह मनुष्य है, यहाँ पर अगर बाजा मानी के अगर मुंह गुहा है तो मुंह गुहा से यहाँ से जाएगा भोजन आ जाएगा ना, तो ऐसे से रहता है कि नहीं रहता है पाचन तंत्र में, तो इसी को हम पूरा कहते हैं आहार नाल होते हैं। क्या कहेंगे, आहार नाल होते हैं। आहार हम लोग में छोटे सभी जंतुओं में कोई में अलग होते हैं, कोई में बड़े होते हैं, कोई छोटे, जैसे बायो वाले बच्चा में अगर बात करते हैं तो छोटे ना होंगे, वो लोग कितना का, तो यानी हर जीवों में अलग अलग प्रकार के आहार नाल हो सकता है। याद है दोस्तों, हर जीवों में अलग अलग प्रकार के आहार नाल हो सकते हैं, हर जीवों में अलग अलग प्रकार के आहार नाल हो सकते हैं। याद रहेगा। चलिए हम लोग बात करेंगे, देखिएगा दोस्तों हम लोग बात करेंगे आगे, हम लोग बात क्या करेंगे आगे में देखेंगे पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र किसे कहते हैं। याद रखिएगा, आहार नाल इससे संबंधित, इससे संबंधन यानी संबंधन संबंधित हो सकते हैं। आहार नाल इससे संबंधित पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण होता है। कौन कौन सर, आहार नाल इससे संबंधित पाचन ग्रंथियां और पाचन तंत्र जैसे हम लोग कोई चीज खाते हैं तो पचे के चाहिए ना जी, तो पाचन तंत्र यानी आहार नाल मिल गया और पाचन ग्रंथियां, ऐसे से बताएं ग्रंथियां, ये सब मिलकर ही क्या करते हैं, याद रखिएगा, ये सब मिलकर ही विद्यार्थी याद रखिएगा, ये सब मिलकर क्या करते हैं, तो आहार नाल इससे संबंधित पाचन ग्रंथियां और पाचन तंत्र मिलकर क्या करते हैं, याद रखिएगा, इससे पाचन तंत्र मिलकर पाचन क्रिया का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद करने वाला पॉइंट है कि ऐसे याद रखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोलिएगा कैसे सर, तो पाचन तंत्र क्या है, आहार नाल इससे संबंधित पाचन ग्रंथियां तथा पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। कोई दिक्कत है उस पे, पाचन तंत्र याद हो जाएगा। चलते हैं आगे हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे इसमें। देखिए बहुत बारी जो पूछा मनुष्य का अगर आहार नाल देगा तो लीजिए, लेकिन अगर मनुष्य का आहार नाल बोले कि मनुष्य का आहार नाल क्या है, मनुष्य का आहार नाल क्या है, तो बोलिएगा यह एक कुंडलित रचना है। यह एक कैसी रचना है, तो यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर। याद रखिएगा कि यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुंह गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है, मुंह गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। याद है, यह एक कुंडलित रचना है। कुंडलित मतलब ऐसे से कर करके, ऐसे से कर करके, ऐसे से कर करके, ऐसे से कर करके, या मुर्गा के नहीं हो तब मुर्गा के फारे एक कुंडली जैसे रचना ना, अरे तड़िया हो ना, ओकरो से लंबा रहता है। तो याद रखिएगा कि यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 से, नहीं सर हम लोग की 10 फीट लंबाई वो नहीं सर, अरे पगला बाद में मान लीजिए छुपो भाई, देखा ना ऐसा तड़िया रहा ना, तो ऐसे घूला ना रहा है, हमरो से लंबा रहा है, तो घूरा रहता है, और घूरने के कारण याद रखिएगा कि पूरा क्या है, हमसे भी लंबा। तो याद रखिएगा, आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछता है स्टूडेंट कि आहार नाल की लंबाई कितनी है, तो 8 से 10 मीटर है। आहार नाल की लंबाई कितनी है, तो 8 से 10 मीटर है। याद है स्टूडेंट, तो आपसे बहुत बार एग्जाम पूछते हैं कि आहार नाल की जो लंबाई है वो कितनी है, तो 8 से 10 मीटर है। याद है स्टूडेंट, यह मुंह गुहा से शुरू होकर मल द्वार, तब यहाँ से मुख से निकलकर मल द्वार तक फैली होती है। देखिए मुंह गुहा से निकलकर मल द्वार, क्योंकि हम लोग भोजन करेंगे तो पाचन क्रिया के बाद निकलेगा ना जी, अवशिष्ट पदार्थ निकलेगा ना। याद रखिएगा, यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुंह गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। याद रहेगा स्टूडेंट, यह मुंह गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। चलिए आगे हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे कि मुंह गुहा किसे कहते हैं। मुंह गुहा किसे कहते हैं सर, बता तो दिए सर, बता तो आप दिए सर कि मुंह गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। लेकिन याद रखिएगा फ्रेंड, याद रखिए कि मुंह गुहा किसे कहते हैं, बताइए मुंह गुहा किसे कहते हैं। तो आहार नाल क्या मनुष्य आहार नाल बोले ना, तो बोलिएगा ना कि यह एक कुंडलित रचना है।
यह कुंडलित ऐसे करके कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है और यह मुख गुहा से शुरू होकर मलद्वार तक फैले थे। सबसे पहला था मुख गुहा, उसके बाद मलद्वार ही पढ़ेंगे हम लोग। तो मुख गुहा क्या है और मुख गुहा देखिएगा कि मुख गुहा क्या है, देखिएगा मुख गुहा क्या है बेटे। तो मुख गुहा याद कर लीजिएगा कि मुख गुहा क्या है। तो देखिएगा मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। जो मुख गुहा है वो आहार नाल यानी भोजन करते उसका सबसे पहला भाग है। पूछेगा कि आहार नाल का पहला भाग क्या है। देखिए अगर पढ़ते रहिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है, यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरे होते हैं। याद रखिए कि मुख गुहा जो है आहार नाल का पहला भाग है, यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। या ऊपरी तथा निचले जबड़े से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। अब कहता है मुंह गुहा को बंद करने के लिए दो मांसल ओठ होते हैं। जैसे हमारा ओठ है ना जी, तब मुंह को बंद करने के लिए आ के ले तब मुंह फाड़ ले तब ओठ बंद हो जाएगा। मुंह गुहा को बंद करने के लिए दो मांसल ओठ चाहिए, एक ऊपर वाला है वो नीचे वाला। याद रखिएगा कि मुंह गुहा को बंद करने के लिए क्या चाहिए, तो मुंह गुहा को बंद करने के लिए मांसल ओठ चाहिए। तो पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि याद रखिएगा क्या पूछ सकता है कि मुंह गुहा को बंद करने के लिए कितने मांसल ओठ चाहिए। मांसल कौन सा है इसमें, देखिए इसमें हड्डी उड्डी ना है, हड्डी उड्डी ना है, मांसल में हड्डी ना, मांस खाली है। तो याद रखिएगा कि मुंह गुहा को बंद करने के दो मांसल ओठ चाहिए। मुंह गुहा में जीभ और दांत होते हैं। मुंह गुहा में जीभ और क्या होते हैं, दांत होते हैं। मुंह गुहा में जीभ और क्या होते हैं, दांत होते हैं। बहुत बार जब पूछा है कि मुंह गुहा किसे कहेंगे, तो मुंह गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यह याद रखिएगा, या याद रखिए मुंह गुहा आहार नाल का पहला भाग है, या ऊपरी तथा निचले निचला जबड़ा है युवलिका है, ये वो ओठ के ऊपर वाला ऊपरी जबड़ा और ओठ के नीचे वाला जबड़ा देख रहे हैं, जबड़ा वो निचली और ये जबड़ा क्या होगा ऊपर वाला ऊपरी जबड़ा। और इसमें क्या होता है, इसको बंद करने के लिए दो मांसल ओठ, एगो ये हो गया और एगो ये हो गया, दो मांसल ओठ होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जीभ और दांत हो गया और जीभ हो गया। इसमें दो चीज तब पूछेगा कि मुंह गुहा में क्या क्या स्थित होते हैं, तब मुंह गुहा में जीभ स्थित होते हैं और दांत स्थित। याद रखिए ना, मुंह गुहा को बंद करने के, चलिए पूछ लेते हैं, कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट करेंगे आप लोग बताइए कि मुंह गुहा को बंद करने के लिए कितने मांसल ओठ चाहिए, दो मांसल ओठ चाहिए। मुंह गुहा में क्या क्या स्थित होते हैं, जीभ और दांत स्थित होते हैं। याद रहे थे, चलिए लाइक करें जल्दी, वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें आगे क्वेश्चन में क्या कहता है देखिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, कई बार मुंह गुहा आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुंह गुहा बहुत बार इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बहुत बार, अब देखिए मुंह गुहा में बात करेंगे स्वाद कलियां के भूल जाएंगे, स्वाद कलियां देखिए। चलिए आइए देखिए क्या है, स्वाद कलियां या कलिका भी बोल सकते हैं। स्वाद कलिका क्या होता है, याद रखिएगा जीभ की ऊपरी सतह पर, जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां। जीभ की ऊपरी सतह पर जैसे जीभ आप लोग देखते हैं ना, ऐसी स्वाद कलियां से कोई चीज जैसे मीठा चीज खा रहा है, अरे मम्मी जैसे मम्मी आज खीर बनाए, जैसे मम्मी नहीं बताया खीर बना दी और मम्मी ने साथ कहा बेटा खा ले खा ले खा ले और मुंह बंद करके खिला दिए, तो हम लोग अरे लगातार कि ठीक है मीठा लगी थी मम्मी ना। तक याद रखिएगा कि जीभ से ऊपरी सतह में जो छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं, और स्वाद कलियां से हम लोग पहचान सकते हैं कौन चीज कड़वा है कौन चीज मीठा है। तब पूछेगा कि बताइए जीभ की किस सतह से या किसके सहायता से हम किसी भी चीज को टेस्ट को पहचान सकते हैं, कौन कड़वा है, तो स्वाद कलियां से। अगर एग्जाम में पूछ दे कि स्वाद कलियां क्या है तो बोल दीजिएगा कि जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। बाबू एक बात और बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछता है कि एक मनुष्य के वैक्स या एक वैक्स मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 32 दांत। हम लोग कभी जनरली देखें कि अगर 33 दांत होता है या 32वां दांत होता है तो जो बोलता है जो हो ही जाता है ना, अगर डर रहे नहीं। आप लोग अपने कमेंट करो कि आप लोग में कितना दांत है, नहीं आप लोग कमेंट करो कि आपका दांत कितना है। तो एक बहुत बार एग्जाम पूछेगा कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। कितने रिलेटेड 32। या आपको मुंह गुहा में कुल कितने दांत होते हैं, तो मुंह गुहा में याद रखिएगा कि मुंह गुहा में जीभ और दांत होते हैं, तो कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। याद है ठीक है।
चलते हैं हम आगे बात करेंगे। देखिए आगे क्या क्वेश्चन आपका दिया है। आगे क्वेश्चन है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। आखिर दांत कितने प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा कि दांत जो होते हैं वह 4 प्रकार के। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कतरनक, एक होते हैं भेदक, एक होते हैं अलचवर्णक और एक होते हैं चवर्णक। यानी कतरनक कतरे वाला, जैसे कोई भी चीज तोड़ लिए तो वह कतरनक, और भेदक अब तोड़ला के बाद साइडवा में रहता तो कतरनक भेदक आज चवर्णक। चवर्णक मतलब पीछे वाला साइडवा में जबड़वा में रहता ना उसको से चिवाते हैं, ध्यान नहीं है हड्डी तोड़ दे चिवा रहे हैं तो वो हो गया चवर्णक। क्या हो गया नेक्स्ट, याद रखिएगा कि मनुष्य में जो दांत होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। पहला कतरनक हो गया, दूसरा भेदक हो गया, तीसरा अर्धचवर्णक हो गया और चवर्णक हो गया। चलिए आप लोग याद रखिए, इसको इंग्लिश में भी हम नाम लिखते हैं, आप लोग देख सकते हैं। याद रखिएगा कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि 32 दांत होते हैं। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला कतरनक, दूसरा भेदक, तीसरा अर्धचवर्णक और चवर्णक। याद रहेगा इस पे। चले आगे, चले आगे हम लोग बात करेंगे। क्या बात करेंगे देखिएगा, आगे है कि दंत अच्छय क्या है। जैसे दंत अच्छय में देखिए लइबन के देखिए छोटे जो लइबन के दांत इतना खोड़ रहेगा, तो वो दांत खोड़ रहने का कारण क्या है। चाहे आपका भी दांत खोड़ होगा, चाहे आपका भी दांत खोड़ होने का कारण क्या है कि जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं और फिर अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है कि वह हमारे दांतों से चिपक जाता है। और जब दांतों से चिपक जाता है तो दांत में, याद रखिएगा, यह बैक्टीरिया से क्रिया करके अम्ल बना देता है। और अम्ल बनने पर यह जो अम्ल है वह, याद रखिएगा कि हमारे दांतों को जो हड्डी जो मजबूत रहता है उसको नरम कर देता है, और नरम करने का धीरे धीरे छिद्र कर देता है, जिससे हमारा दांत क्या हो जाता है, खोड़। अब बचपन में लेकिन इतना चॉकलेट खाता है, इतना करे बेटा नहीं रो रहा है, बेटा रो रहा है तो उसको चॉकलेट दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं। तो चॉकलेट खाने से बच्चा लोग अच्छी तरह से साफ नहीं कर पाएगा, और साफ नहीं कर पाएगा तो याद रखिएगा कि जब साफ नहीं कर पाता है तो याद रखिएगा उसको दांतों में क्या कहता है, चिपक जाता है। तो याद रखिएगा कि जब हम मीठी चीज खाने के बाद अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते, जब हमें मीठी चीज खाने के बाद दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं तब ये चीजें हमारे दांतों से क्या होती है, चिपक जाती है। और ये चीजें हमारी दांतों से चिपक जाती है। इनमें इसकी शक्कर, मीठा चीज खाएंगे तो चीनी की मात्रा रहेगा ना, तो इसमें इसकी शक्कर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बना देता है। क्या बनाता है बेटी, तो ये इसमें जो शक्कर होते हैं बैक्टीरिया से रासायनिक क्रिया करके अम्ल बना देते हैं, और यह अम्ल दांत की बाहरी कड़ी परत पर अभिक्रिया कर क्या कर देता है, नरम बना देता है। यानी दांत में जो स्थित होता है अम्ल अभिक्रिया करके नरम बना देता है, और नरम बनने पर हमारे दांत को छिद्र कर देता है, छेद कर देता है। हम लोग खोड़हर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खोड़हर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दंत। याद रखिएगा कि जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं और खाने के बाद हम अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं कर पाते हैं और ये हमारे दांतों से चिपक जाते हैं, तो चिपकने के उपरांत हमारे में शक्कर उपस्थित, मीठा चीज करें तो शक्कर रहेगा, और शक्कर उपस्थित होने के कारण यह बैक्टीरिया से क्रिया करके अम्ल बना देता है, और यह अम्ल जो है हमारी दांतों को कड़ी परत को नरम कर देता है, और नरम करने के बाद याद रखिएगा ये हमारे दांतों को क्या कर देता है, छिद्र कर देता है, जिससे हमारा दांत क्या होता है, खोड़हर हो जाता है, जिससे हमारा दांत क्या होता है, उसी को हम लोग दंत अच्छय कहते हैं। क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट, आप लोग समझ में आए, जल्दी से कमेंट करो कि दंत अच्छय है, जल्दी से कमेंट करें। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगला क्या है, अगला है ग्रसनी। क्या है ग्रसनी, किसे कहते हैं, तब मुंह गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहते हैं। मुंह गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट ग्रसनी कहलाता है। कोई दिक्कत है। और याद रखिएगा कि ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, एक होते हैं निगल द्वारा, एक होते हैं कर्ण द्वारा। एक होते हैं निगल द्वारा, एक होते हैं कर्ण द्वारा। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, चलिए तो याद रखिएगा आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 1 वीडियो यह है, पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए जल्दी से आप लिंक पर क्लिक करना, आपका लिखा रहेगा क्लास 10 बायोलॉजी ऑल लेसन, उस पर क्लिक करेगा, आपका लेसन वीडियो दिखाएगा। प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में सबसे ऊपर होगा, याद रखिएगा क्लास 10 बायोलॉजी ऑल लेसन, उस पर क्लिक करिएगा। जल्दी से क्लिक करने के बाद वीडियो को देख सकते हैं।
तो यह पार्ट 1 है। पार्ट 2 और जल्दी से दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब कर रखें। याद रखिएगा कहीं भी आपको दिक्कत है तो याद रखिए 62 पर आप क्या कर सकते हैं, याद रखिएगा कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी डाउट रहता है। याद रखिएगा कोई दिक्कत है स्टूडेंट आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।